Before we move further in business studies, I would like to tell you that how the employment is being done these days in the companies. ठीक है, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे रियल लाइफ केस स्टडीज जो हुई हैं कंपनीज के अंदर. तो आप लोग इंटरव्यू देने आए हो आज और तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुमने उसका आंसर देना. सो गेट रेडी. जो पहला क्वेश्चन है मेरा, दैट इज आस्क्ड इन इन्फोसिस. पता है ब्रांड? चलो लेट्स स्टार्ट. सुहाना, आप इंटरव्यू देने आए हो, आप सामने बैठे हो और बॉस आपके सामने बैठा है और उसका क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज बिफोर यू? व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट इज बिफोर यू? लाइक आपके सामने क्या है? आपके सामने कौन बैठा है, कौन है, क्या देख रहे हो आप कंपनी के अंदर? बॉस बोलोगे? इंटरव्यू है. मेरी सैलरी का Anuj, what is before you? Opportunity. My whole career. Correct answer. क्या? Interviewer ने क्वेश्चन पूछा, what is before you? The answer is letter T. अच्छा. They are checking your presence of mind. And this happens. तुम लोग जितनी मर्जी डिग्रीज ले लो, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे. U से पहले क्या आता है? The answer is T. Sit down everyone. Question number 2. अभिराज, बोलना नहीं है. Okay, my question from you is, it's asked from a girl who is unmarried. ये एक लड़की से पूछा गया था विप्रो कंपनी में जो अनमैरिड है. The question was, suppose one day you find in the morning you are pregnant. What will you do? One fine day you get up in the morning and find you are pregnant. What will you do? Inform parents. Informing parents. Anu. अनु शर्माना नहीं है, कल कोई इंटरव्यू में हो सकता है तेरे साथ. बोल. नो डिस्कशंस. सीधे बैठो. ओके. अवनीत कौर. Abortion. The girl who was selected in this company, Wipro. Stand up. Answer this question. हंसना सहना कमेंट्स में आंसर करना. पूछने की आवाज आ रही, बोलते तो नहीं बोल रहा. जिस लड़की को विप्रो ने सिलेक्ट किया था उसने ये आंसर दिया था, आई विल टेक एन ऑफ फ्रॉम द ऑफिस एंड एंजॉय द डे विद माई हस्बैंड. दे वर चेकिंग योर पॉजिटिविटी. तुम लोगों से अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो तुम भी तो एज्यूम कर सकते हो आई एम मैरिड. Abortions. Always stay positive in life. This was the second question. तो तुम बोल दो ना कि मैं मैरिड हूँ. उन्होंने भी तो ऐसा क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में, वो तुम भी तो एज्यूम कर सकते हो. समझ आया कुछ? एंड दिस इज हैपनिंग इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 3. यूवी, देखो मैंने एक पार्टी में बुलाया, ठीक है, और मैंने तेको बोला वाइन का ग्लास उठा. अब उस वाइन के ग्लास पे मैंने तेको जज करना है, तो तू क्या उठा लेगा वाइन का ग्लास या नहीं? यू आर इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू आर 25 years old, लेट्स सपोज दैट. उठा लेगा तो हाउ यू विल होल्ड इट? कैसे, किन किन फिंगर्स पे यूज करोगे? सिट डाउन. वेरी गुड. ये भी इंटरव्यूज में होता है. तुम्हारा एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है. क्या होता है? द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, ये सारा कुछ जज करने के बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है. तुम्हें एक पार्टी में बुलाएंगे,
उस पार्टी में तुमसे ये सब कराया जा सकता है, क्योंकि आजकल इट इज मैंडेटरी टू हैव अ ड्रिंक इन योर हैंड। चाहे तुम नहीं पीते हो मत पियो, बट तुम्हें वाइन का ग्लास एटलीस्ट पकड़ना आना चाहिए जब तुम बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हो। दीज थिंग्स आर गिवन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, ये चीजें सिखाई जाती हैं इस टाइम। ठीक है अपनी सिट डाउन एवरीवन, सिट डाउन मोहिश। हाउ टू राइट केस स्टडी। Step 1, read the question first and then read the case study. Read the question first and then read the case study. पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन, फिर केस स्टडी पढ़नी है, ताकि तुम जब केस स्टडी पढ़ रहे होगे तुम्हारे माइंड में पता लग जाएगा ये इसका आंसर है। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में कई लोग ऐसे ही करते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर उसका आंसर ढूंढना इजी हो जाता है कई बार। Second step, read the case study very carefully and try to underline the points. Try to underline the points. जो जो तुम्हें लगता है ये आंसर का पार्ट है उनको अंडरलाइन कर लो पहले। समझ आ रहा है? Yes sir. Okay, these are the main two steps. Step number 3, frame your final answer. Frame your final answer according to word limits. Frame your final answer according to word limits. Okay, steps खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कितना आंसर आपने लिखना है। अगर बेटा क्वेश्चन में बोला है स्टेट, सिर्फ क्या बोला है? State. 1 word इज द आंसर। लिखो स्टेट के साथ 1 word। ब्रैकेट में लिख लो नो एक्सप्लेनेशन। नो एक्सप्लेनेशन, स्टेट में कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है नेम, इसके साथ एक लाइन भी लिखनी है, हेडिंग लिख के उसकी लाइन भी एक्सप्लेन करनी है। 1 लाइन, हेडिंग प्लस 1 लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा कोट द लाइन्स। कोट द लाइन्स, QUOT, कोट द लाइन्स। अब मैंने जैसे तुम्हें कल पढ़ाए हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है अभिराज को ये वाला काम मिल गया, यूवी को ये वाला काम मिल गया और इंदर को ये वाला काम मिल गया। मुझे पता लग गया ये आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क। नीचे लिख दिया उन्होंने कोट द लाइंस फ्रॉम द केस स्टडी अबव व्हिच शोज डिवीजन ऑफ वर्क। तो अब ये लाइनें 5 लाइनें हैं, सपोज पूरी केस स्टडी में 5 लाइंस है, तो इससे तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? 5 लाइनें कॉपी पेस्ट करने से अच्छा हम क्या करेंगे, जिस लेटर से वो लाइन शुरू हो रही है, मान लो वहां पे लिखा हुआ है द कंपनी ऑफर, 3 हमने वर्ड्स पहले उठा लिए, फिर हम डाल देंगे डैश डैश डैश, और आखिरी के जो 3 वर्ड्स होंगे उसी लाइंस के, सपोज ऑफ द RCZ फुल स्टॉप। तो हमने वो लाइन को पूरा 5 लाइनों को नहीं लिखना पेपर में, हमने स्टार्टिंग के कितने वर्ड्स उठाने? 3 words। 3 और एंड के कितने उठाने? 3 words। इससे आपका आंसर भी ठीक हो गया और आपका टाइम भी क्या हो गया? सेव। सबसे लेंदी पेपर बिजनेस का क्यों लगता है बच्चों को? इट विल कंटेन एट लीस्ट 34 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर 34 थे, इट कैन इंक्रीज। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 34, इतने आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात, एमसीक्यूज में टाइम क्या वेस्ट होता है, हमें चारों ऑप्शंस लगते हैं यही आंसर है। एजर्शन रीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केस स्टडी के बाद फिर एजर्शन रीजन उसकी ज्यादा टफ हो जाती है, तो दैट इज व्हाई इट सीम्स टू बी लेंथी पेपर। अदरवाइज द बिजनेस पेपर इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन। लेकिन अगर तुमने पूरा साल पढ़ाई की होगी तभी तुम्हें लगेगा वो इजी, अदरवाइज तुम लोग एंड में जाके बहुत तंग हो जाओगे बिजनेस स्टडीज से। ठीक है, जो इसका पार्ट बी है वो 40 मार्क्स का है, उसमें सिर्फ है 4 चैप्टर्स। कितने हैं? 4 चैप्टर्स। और ये जो पार्ट ए है उसमें 8 चैप्टर्स हैं और वो भी 40 मार्क्स के। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी बुक हुई? लास्ट वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट हुई, और उसमें सारी टेक्निकल लैंग्वेज है,
इट इज अकाउंट्स, इट इज थॉरली एन अकाउंट्स। पूरी अकाउंटिंग है वो बिजनेस स्टडीज में। कैसे कंपनी सेटअप कर सकते हो आप, किस तरह के शेयर्स इशू करते हो, प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। तो वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 4 चैप्टर्स 40 नंबर के और ये 8 चैप्टर्स 40 नंबर के। ठीक है, उसके बाद हमें मेन प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने में। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था 6 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज तो मिनिमम आपने लिखने हैं इस साल। अब उन 2 पेजेस को भी कैसे लिखना है, उसमें से आधा पेज आप फ्लो चार्ट बनाओगे। लिखो इन 6 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन, इन 6 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखो डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तुमने कल फ्योल के 14 प्रिंसिपल लिख लिए, कर लिए, तो अब ये 14 प्रिंसिपल्स को क्लाउड्स की फॉर्म में आप बना सकते हो। एक पेज भर जाएगा एक, तो दूसरा आपको एक्सप्लेनेशन भी फटाफट याद आती जाएगी कि अगली हेडिंग ये, अगली हेडिंग ये। ठीक है, सो दिस इज हाउ द केस स्टडी इज टू बी अटेम्प्टेड। अगर आपको केस स्टडी का कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहा है, आपको हिंदी में भी नीचे गिवन होगी, वहां से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो। बट कुछ वर्ड्स बहुत टेक्निकल होते हैं हिंदी के, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप अपनी इन्विजिलेटर की हेल्प ले सकते हो अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड हो। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज को मजाक नहीं समझना। अगर मैं वीकेंड्स पे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी वीकडेज में इसका होमवर्क नहीं मिलेगा। 14 प्रिंसिपल जैसे मैंने करा दिए, तो मैं 3-3 प्रिंसिपल्स लिखने के लिए दे सकता हूँ। डेली की 4-4 केस स्टडीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। हर चैप्टर की हम लोगों ने कम से कम 250 केस स्टडीज करनी है, हर चैप्टर की, तब जाके यू कैन स्कोर मच बेटर मार्क्स। बिजनेस स्टडीज में फुल मार्क्स नहीं आएंगे इस साल से, फ्रॉम 2024 थ्योरी के मार्क्स काटेंगे ही काटेंगे। ठीक है, ये न्यू अमेंडमेंट आई है सीबीएसई में, फुल मार्क्स हम नहीं देंगे उसे। अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट है तो उसमें आपको हाईएस्ट 5.5 ही मिलेगा, चाहे आपने पूरी बुक लिख दी। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट्स? चलो अब हम डिस्कस करने लगे आज कुछ केस स्टडीज। बुक्स बंद कर दो और कॉपीज बंद कर दो। आउट ऑफ दोज 8 प्रिंसिपल्स हम लोग अपनी केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। Be attentive everyone, listen to me carefully. I will speak louder. चलो जी, let's start case study number 1. सबसे पहला क्वेश्चन I'll ask from चाहत. Stand up. Simple question है ये बहुत. A manager should replace I with we in all his conversation to encourage the team spirit. Identify the principle of management emphasized here. अगर नाम नहीं याद आ रहा, नंबर बता सकते हो। क्वेश्चन को हिंदी में बताता हूं मैं क्या कह रहा है। हर मैनेजर को हमेशा आई करके बात नहीं करनी चाहिए, वी करके बात करनी चाहिए, ताकि टीम स्पिरिट वाली चीजें उनमें डेवलप हों। कौन सा प्रिंसिपल है ये? अवनीत। लास्ट था 14. वेरी गुड। नाम क्या है उसका? मुनिया। स्पिरिट दी कॉर्ड्स। सिट डाउन अवनीत, वेरी गुड। सिट डाउन चार। सान्या, आफ्टर द क्लास। Fayol insists that good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees, who should be treated as fairly as possible. हिंदी में बताता हूँ क्वेश्चन। फ्योल कहता है कि अपनी जो सेंस है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए और हम सबके साथ फेयर रहें, कोई भेदभाव ना करें, सारे एम्प्लॉइज को इक्वल ट्रीट करें जितना हो सके। कौन सा प्रिंसिपल है ये? Harsh and Harsh, you can go, beta. Harsh, tomorrow give me your fees, not today. 13. नाम क्या? इनिशिएटिव क्या था फिर? इक्वालिटी।
Sit down. Equity. The name of the principle is Equity. Okay. Ritti. Question को ध्यान से सुनिएगा. Voltech Limited is engaged in producing electricity from domestic garbage. पहले हिंदी में इसका मतलब बता. Voltech Limited is engaged in producing electricity from domestic garbage. ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ने डोमेस्टिक गार्बेज को यूज करके, जैसे किचन वेस्ट होता है हमारा, उसको प्रोड्यूस करना है हमने यूज करके इलेक्ट्रिसिटी. क्या बनानी है उससे? इलेक्ट्रिसिटी बनानी है. दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो इसके लिए इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी हमें डिवीजन ऑफ वर्क में भी और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी. द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस. जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के साथ पहले बात करती है अपने डिसीजन लेने से पहले, मतलब उनकी राय लेती है. All the workers are satisfied as the behavior of management is good. सारे वर्कर्स कंपनी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है क्योंकि मैनेजमेंट का बिहेवियर वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा है. Identify the two principles mentioned above. Initiative, very good. मैंने नाम ही ले दिए थे उनके तो केस स्टडी के अंदर. नहीं, दोबारा केस स्टडी सुनो. Voltech Limited is engaged in producing electricity from domestic garbage. There is almost equal to division of work and responsibility between workers and management. The management even takes workers into confidence before taking important decisions. All the workers are satisfied as the behavior of management is good. Identify the two principles of management here. One you told me initiative, which is hidden. Very good answer. Second one is what? It's clearly visible in the answer. Question. Suhana. Authority and responsibility. Very good answer. Authority and responsibility. उसने बोला है there is almost equal to division of work and responsibility between the workers and management. इक्वालिटी वर्ड दे दिया ना वर्क में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो क्या बना? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब क्या लगा तुम्हें आंसर में? डिवीजन ऑफ वर्क. तो यहाँ की स्टडी सारी क्या हो जाएगी? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा. सुहाना, योर टर्न. 90% staff of RCZ consist of female employees. The female employees are employed for very basic jobs like receptionist, etc. The management is of opinion that female employees cannot contribute at par as compared to male employees. They pay very less salaries to the female staff despite they work equal number of hours. Question समझ आ गया है? हिंदी में बोलो. Okay. Name the principle. Two principles highlighted here. एक तो remuneration of person. Very good. और एक वो caste field वाला जो Answer is 13th वाला था. 13th is initiative. नहीं 13th भी उससे पहले वाला है. मेरे को समझ Stability of tenure of personnel. नहीं equity. Equity. Very good answer. So now, Abhiraj, your turn. Production manager of Beta Limited took special care of the interest and ability of his subordinates while distributing the work among them. एक कंपनी है बीटा लिमिटेड जो बहुत ध्यान रखती है लोगों के इंटरेस्ट का उनको काम देने से पहले. मतलब उनको जो काम देते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली देते हैं. अगर उस बंदे का उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो काम नहीं देंगे उसको. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल है. ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है. डिवीजन ऑफ वर्क. सिट डाउन. इतना सोचा क्यों? इंदर काम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बांटते हैं. मैंने एग्जांपल दिया था ना, डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते तो पानी पिला दो, तो उसके इंटरेस्ट मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम देता है. बीटेक वाले को ये नहीं बोल सकते जर्नल्स का बना दो आप. तो अगर उसकी जो फील्ड है अगर उससे हट के काम दे दोगे तो वो काम नहीं होगा. डिवीजन ऑफ इंदर. Nowadays in schools, students or parents can file their complaints to the respective class teachers if needed, and class teacher may discuss the issue
with the head of department, followed by vice principal, and if the issue is extremely serious, then it can go to principal. चेन ऑफ कमांड वाला था Which principle of management is indicated here, and explain its exception. चेन ऑफ कमांड वाला नाम बताओ. सुपरा ऑफ कमांड स्केलर चेन Scalar chain. And exception is emergency with gas. उसको बोलते क्या हैं? गैंग प्लंग Sit down. चलो फिर क्या हो गया? वो भी तो सबऑर्डिनेट को कुछ और बोल रहा ना. Relax. चलो जी, रेज योर हैंड्स. किससे सुनो? कोई ट्राई करना चाहता है अपनी तरफ से? हार्दिक हार्दिक. Gavin is selected for the post of software developer in an IT company. Gavin को select किया as a software developer एक IT company के अंदर. On the first day of his joining, Moksh, his project manager, tells that Gavin, during that course of work, he will come across many opportunities which may tempt him to misuse his powers for individual or family's benefit at the cost of the large general interest of the company. In such situations, he should rather exhibit exemplary behavior as it would raise the status in the eyes of the company. Also, for interacting with anyone in the company on official matters, he should adopt a formal chain of authority and communication. Identify the two principles highlighted in this situation. Question समझ आया है? हिंदी में बताओ. Anyone wants मैं हिंदी में repeat करूँ question? अनुज बोलो हिंदी में. पहले दिन गैविन की ज्वाइनिंग हुई एज एन डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो उसको बताया गया कि तेरे को बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी काम के दौरान, कि तू अपना इंटरेस्ट भी पूरा कर सकता है कंपनी का छोड़ के, अपनी फैमिली का पेट भर सकता है. दूसरा उसने बताया कि हमें इस कंपनी में किसी से बात करने की परमिशन नहीं है, हमें पूरी चेन ऑफ कमांड यूज करके उससे बात करनी पड़ेगी. कौन से दो प्रिंसिपल चाहिए? अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, स्केलर चेन, और एक शायद एक से वो भी आ सकता है यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि जब उसको बोला कि वो दोनों उनकी क्लासेस में नहीं है वो दोनों जिसके लिए गुड पॉइंट. सर एक तो बी क्वाइट. सिट डाउन. एक स्केलर चेन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट. वेरी गुड आंसर. नाइक्स में कोई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पहली चीज. ठीक है, क्योंकि वो दोनों मैनेजर सेम लेवल के थे. सेकंड चीज, इसमें सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तो लाइन ही आ गई थी प्रॉपर केस स्टडी के अंदर की है. एंड थर्ड चीज, हमने वहां पे जाना है पूरी अथॉरिटी के बार पार करके, तो वो कौन सा आंसर बनता है? स्केलर चेन. सिट डाउन. एनीवन एल्स हु वांट टू ट्राई? जस्ट नो. +1 में तो केस स्टडी आई नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम आएगी बिजनेस में, टू बी ऑनेस्ट. सो स्टार्टिंग से ही इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ना. Fayol points out the danger and cost of unnecessary labor turnover. Cost of unnecessary labor turnover in one of his principles of management. Name that principle. हिंदी में समझाता हूँ क्वेश्चन. फ्योल ने पॉइंट आउट किया है डेंजर को और एक्स्ट्रा लेबर को अपॉइंट करने के खर्चे को. वैभव. No, UV. Question सुनो ध्यान से पहले. Everyone listen to me carefully. Fayol points out the danger and cost of unnecessary labor turnover in one of his principles of management. Chetan. तन्मय. पहले क्वेश्चन समझाइए मुझे क्या था. Please stop. हार्दिक आप बोल रहे हो. लेबर्स को पॉइंट करो और एक्स्ट्रा लेबर को पॉइंट करने में खर्चा क्या लगता है? जब हम कोई भी नए बंदे को पॉइंट करते हैं हमारा कोई खर्चा लगता है?
नहीं लगता कोई खर्चा? अवनीत आपने आंसर देना है? बोलो। या तो division of work होगा या तो remuneration होगा। दोनों गलत। करेक्ट आंसर चलो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। सुनो इसका मतलब क्या था? मैंने आपको इसमें पढ़ाया था जॉब सिक्योरिटी दे दो उसको कि हम तेरे को जॉब से 5 साल 10 साल 15 साल तक नहीं निकालेंगे, उसकी सैलरी उसको बढ़ाते देते जाओ। क्यों? अगर तुम उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे तो वो टर्नओवर कर लेगा, वो छोड़ देगा आपकी कंपनी और कहीं और ज्वाइन कर लेगा। अब वो तो चला गया, तुम जब नया वर्कर हायर करोगे, इंटरव्यू लोगे, उसकी कॉस्ट, इंटरव्यूअर को पैसे देने पड़ेंगे जो इंटरव्यू ले रहा है, उसकी कॉस्ट, ट्रेनिंग, उसके ऊपर 3 साल और लगाओगे उसको ट्रेन करने में, फिर जब तक वो काम सीखेगा वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो बेटर क्या है? अपने पहले वाले एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी दे दो, उसको जॉब सिक्योरिटी दे दो, तो वो तुम्हारी जॉब छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल, ताकि वर्कर्स आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए। अभिराज आपका आंसर यही था? ऑनेस्टली ऑर्डर था, वो तो था राइट थिंग्स शुड बी एट द राइट प्लेस। उस पे तो मैंने रैट्स की स्टोरी सुनाई थी आपको। सिट डाउन। अभिराज स्टैंड अप। Okay, you have to identify the principle of management. The question is, manager grants 1 month medical leave to a supervisor with pay. Manager grants 1 month leave to a supervisor with pay and only 1 week medical leave to an accountant. Only 1 week medical leave to an accountant. Very good answer. Sit down. उसने क्या किया? एक मैनेजर को तो मैनेजर ने एक सुपरवाइजर को तो 1 महीने की छुट्टी दे दी और उसकी पे भी नहीं काट रहा। Yes, sir. और दूसरी जगह पे एक अकाउंटेंट को सिर्फ 1 हफ्ते की क्या दी है? छुट्टी, और पे भी नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है यहाँ पे? Biasness. बाइसनेस। बेटा मैनेजर कर रहा है ना, डिसिप्लिन ओवरऑल होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? इक्विटी, नो इक्वालिटी बिटवीन द वर्कर्स। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? Gurshin. Okay, this is not a case study. This is a general discussion of the topic. वाली मुंह पर करो बेटा अपना. Suppose करो you are the manager of your company and there are 2 workers, Hardik and Prince. These are subordinates to you. ठीक है? Hardik is doing work very efficiently. जो भी आपने उसको स्टैंडर्ड में टाइम दिया है वो स्टैंडर्ड से पहले करके दे देता है. और प्रिंस जो है वो स्टैंडर्ड जो सेट किया है उसके हमेशा लेट होता है. तो आप प्रिंस को कैसे मोटिवेट करोगे कि वो भी हार्दिक की तरह काम करना स्टार्ट करे? कैसे मोटिवेट? व्हाट इज मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू यू? कि वो भी अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में हेल्प He is doing work but very slow. He is not wasting his time. He is doing his work. How will you motivate him? only him or all the Only him. Only he is the one who is disturbing factor in your office. How will you motivate him? by talking to him that what's the problem. What's the problem? Negative motivation is also motivation. Talking to him. Counseling him. फिर भी नहीं होता, फिर सैलरी काट लेंगे, अल्टीमेटली निकालने पे आगे होगी. साइलेंस. गेविन आप पीछे चलो. सर उसको इक्वल ट्रीट करेंगे जितना हार्दिक के साथ वो बिहेव कर रहा है वैसे ही उसको इक्वल ट्रीट करते नहीं ना मैनेजमेंट उसको. सर इसको इक्वल ट्रीट उतना मिला ही नहीं. बेचारे को वीडियो से तो देखना पड़ता है. सर मैं तो बैठो. जिसने सैलरी उसकी थोड़ी हाई कर दी, उसको बोलेंगे कर तू टाइम पे काम करेगा, टाइम पे काम करेगा तो और पेमेंट देंगे.
बैठो। सर स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड ही सेट करना था, एक स्टैंडर्ड सेट करना है। चलो मैं इसका आंसर दूं। हाँ जैसे तुमने कल पढ़ा था एक फ्योल, एक और है टेलर। क्या नाम है इसका? टेलर। वो वाला टेलर नहीं है। एक बात क्या है, टेलर ने ना एक टेक्निक बनाई है मोटिवेशन की, देखते हैं वो तुम्हें समझ आती है या नहीं। ध्यान से सुनो। टेलर कह रहा है कि सपोज करो अगर मैनेजमेंट ने इन दोनों को बोला कि वन डे इज इक्वल्स टू 8 आवर्स ऑफ वर्किंग। 24 घंटे में से गवर्नमेंट क्या बोलती है कितने घंटे का जॉब होनी चाहिए? 8 hours। 8 to 9 आवर्स होने चाहिए काम करने के लिए। 8 आवर्स के अंदर 100 टेलीविजन बनाने हैं। हर एक बंदे ने ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम करना है? 8 घंटे में कितने टेलीविजन? 100 televisions। 100। हार्दिक ने बना दिए 110 और प्रिंस ने बना दिए 85। यही क्वेश्चन था, केस स्टडी यही थी हमारी। दिस इज अ प्रॉब्लम। एक टेलीविजन बनाने पे तुम्हें मिलेंगे 100 रुपीज एक दिन। एक टेलीविजन के कितने बनेंगे वर्कर के? 100 रुपए उसको कमीशन देना ही देना। और जो स्टैंडर्ड से कम काम करेगा उसको मिलेंगे 80 रुपीज। जो स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करेगा उसको मिलेंगे 120 रुपीज। अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कितने टीवी बना रहा है वो? 85। स्टैंडर्ड तक तो पहुंच सकता है 15। अब तुम देखो अगर हार्दिक की मैं वेजेस निकालूं और जब प्रिंस की निकालूंगा, जब मैं उनको कंपेयर करूंगा उनमें कितना फर्क होगा? बहुत ज्यादा। तो प्रिंस के मन में ये चीज आएगी कि मैं भी स्टैंडर्ड तक पहुंचूं और मैं भी अच्छे से काम करना स्टार्ट करूं। ये किसने बनाई थी टेक्निक? टेलर। किसने बनाई थी बोलो? टेलर। इस टेक्निक का नाम है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पीस मतलब टेलीविजन के पीसेस, रेट मतलब वेज रेट, डिफरेंशियल मतलब दोनों में भेदभाव। क्यों किया हमने ये भेदभाव? ताकि वो मोटिवेट होके उतना काम कर सके जितना बाकी वर्कर्स कर रहे हैं। समझ में आया? लिखो वापस पे। टॉपिक का नाम है साइंटिफिक टेक्निक्स। साइंटिफिक टेक्निक्स। No talking. Scientific techniques. Number 1, differential piece rate system. Differential piece rate system. Differential piece rate system. This is called as positive motivation to an employee. ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव मोटिवेशन। इसके ऊपर एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ मैं। चंडीगढ़ में एक बारी जिन लोगों ने हेलमेट्स नहीं डाले थे उनके चालान नहीं करी थी गवर्नमेंट, जबकि जिन्होंने डाले हुए थे उनको 100 रुपीज गिफ्ट दे दी। ये क्या हुआ? पॉजिटिव मोटिवेशन। एक और एग्जांपल देता हूँ। तुमने देखा होगा हर जॉब पे क्या होता है, सीसीटीवी लगा होता है या अटेंडेंस के लिए थंब इम्प्रेशन लगता है। टाइम के बाद जो पहुंचेगा उसकी आधे दिन की सैलरी कट। तो उन्होंने आधे दिन की सैलरी नहीं कट की जो लेट आए हैं, जो टाइम पे आए हैं उनको आधे दिन की सैलरी और दे दी। कौन सा मोटिवेशन है ये? पॉजिटिव मोटिवेशन। तो हर बार नेगेटिव मोटिवेशन जरूरी भी नहीं होता, कई बार क्या देना पड़ जाता है? पॉजिटिव मोटिवेशन। आजकल कंपनीज में तुमने देखा होगा, अगर तुम कभी किसी गाड़ियों के शोरूम में गए हो तो वहाँ एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का पोस्टर लगा होगा नोटिस बोर्ड पे। फिर उसकी वहाँ पे फोटो लगी होगी, उसको एक रिकॉग्निशन मिल गई, पहचान मिल गई और वो मोटिवेट हो गया एम्प्लॉय, क्योंकि उसने ज्यादा टारगेट अचीव किया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन। क्लियर? ओके, एक और टेक्निक करते हैं आज। लिखो वापस पे नंबर 2। पहली कौन सी कराई मैंने? जो स्टैंडर्ड तक काम कर रहा है उसको स्टैंडर्ड रेट दो, जो स्टैंडर्ड से ऊपर काम कर रहा है उसको ज्यादा दो, जो स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहा है उसको स्टैंडर्ड से भी कम रेट दो।
किसने निकाली थी ये टेक्निक? टेलर ने। सेकंड टेक्निक राइट डाउन, फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी। Riti, what is fatigue? बेटा वो ओबेसिटी होती है। टायर्डनेस, अंडरलाइन करके लिखो टायर्डनेस। फैटीग मींस टायर्डनेस, थकावट। अभिराज, अकॉर्डिंग टू यू नाम सुन के क्या लग रहा है? क्या बोलेंगे इसमें मिस्टर टेलर? इतनी एफर्ट्स डालता है किस टाइम में वो ना थकता है, कितने टाइम को उसको रेस्ट इंटरवल देना चाहिए और कितना टाइम वो काम स्कूल में हो गया था? पेपर में 11th का अच्छा 11th में ही आ गए थे सब। सिराम इसका मतलब होता है ब्रेक्स देना। लिखो, रेस्ट इंटरवल्स एंड ब्रेक्स। रेस्ट इंटरवल्स एंड ब्रेक्स। जैसे आपके पास 8 वर्किंग आवर्स हैं, उसमें से तुम्हें उनको टी ब्रेक अलग देनी चाहिए, लंच ब्रेक अलग देनी चाहिए, ठीक है? और सबकी ब्रेक टाइम ना सेम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है प्रिंस को आधे घंटे का रेस्ट चाहिए, तो मुझे उसकी ब्रेक टाइम कितनी रखनी चाहिए? आधा घंटा। मुझे लगता है गैविन 10 मिनट में भी रिफ्रेश हो जाएगा और वापस काम पे आ जाएगा, तो मुझे जरूरी नहीं है उसको आधे घंटे की ब्रेक दिया तो गैविन को भी आधे घंटे की ब्रेक देंगे। हमने जो ब्रेक्स डिसाइड करनी है वो लोगों की एफिशिएंसी, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी है। तो एक लाइन लिख लो इसके साथ, रेस्ट इंटरवल्स शुड बी डिसाइडेड according to the need of the persons. According to the need of the persons. अब इसका मतलब ये भी नहीं है मोक्ष है मुझे 8 घंटे ब्रेक चाहिए तो उसको 8 घंटे ब्रेक। जितनी उसकी जरूरत है ब्रेक की, हम उतनी ही ब्रेक देंगे, एक्स्ट्रा ब्रेक्स नहीं देंगे। क्लियर हो गया? थर्ड स्टडी राइट डाउन। स्टडी नंबर 3 इज स्टडी नंबर 3 राइट डाउन, मोशन स्टडी। ये बुक किसकी थी मेरे पास? नाम तो लिख लो बेटा। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी। सुहाना, क्या होगा इसमें? मोशंस मींस मतलब मूवमेंट। मूवमेंट्स। वेरी गुड आंसर। लिखो पहले कीवर्ड उसका, मूवमेंट्स। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था 64th फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। यस। क्या था गुरप्रीत? उसमें ये था कि उसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेसेस। उसमें ये था कि आपने गैविन का एग्जांपल लिख दिया, अगर गैविन 64th फ्लोर पे काम कर रहा है और उसका मटेरियल फर्स्ट फ्लोर पे गया तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होंगी। तो टेलर भी यही कहता है एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ना। नहीं करनी, वो थक जाएगा सामान लाने में इधर उधर, और हमारा टाइम भी क्या होगा मैक्सिमम वेस्ट। तो हमें ना टाइम वेस्ट करना है ना उसको थकाना है, ताकि वो काम ढंग से कर सके। तो इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। लिख लो, नो एक्स्ट्रा मूवमेंट शुड बी देयर। नो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स शुड बी देयर। होमवर्क, written test of first 8 principles of management. Written test of first 8 principles of management with or without case studies. डायरेक्टली भी मैं पूछ सकता हूं और इनडायरेक्ट वे में भी। अब इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है पहले वो देखो। मान लो मेरा क्वेश्चन आया पेपर में, एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ वर्क, तो तुम पहले लिखोगे हेडिंग डिवीजन ऑफ वर्क। उसको ऐसे अंडरलाइन करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है 2-3 लाइंस की अच्छे से, फिर लिखने हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स। ये जो बैक पैक कर रहे हैं वो पिटेंगे मुझसे। फिर लिखने हैं नेगेटिव पॉइंट्स, if not followed। क्या है?
पॉजिटिव पॉइंट्स का मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ा था, स्पेशलाइजेशन आएगी, एक्सपर्टिज्म आएगा, एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी। ये 4 पॉइंट्स आपने उसमें एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, लिखने हैं, मतलब 1 2 3 4। फिर नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब क्या है? अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क ना हो किसी कंपनी में तो वर्कलोड क्या हो जाएगा? ज्यादा। किसी एक के ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाएगा, किसी एक के ऊपर बर्डन होगा ही नहीं। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, क्योस होगा, कंफ्यूजन होगी कि ये काम यूवी ने करना था, यूवी सोचेगा ये तो अनुज ने करना, और करेगा कोई भी नहीं। तो आपने 8 के 8 प्रिंसिपल्स को ऐसे एक्सप्लेन करना है। और अगर मान लो आपने कोई अच्छा सा वर्ड लिखा है, कीवर्ड, तो उस वर्ड को बीच में क्या कर देना है? अंडरलाइन। दिस इज व्हाट आई नीड। अगर तुम्हारा टेस्ट ये पास नहीं होता तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। मैं पहले बता, 8 प्रिंसिपल्स लर्न करके उनको ऐसी कॉपीज पे लिख लेना, एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है।